नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हर दिन हम आपको शाम 6 बजे राजस्थान की राजनीति में होने वाले उठाव-पटक की जानकारी देते हैं। उसके मायने जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके निहितार्थ आप जानें, समझें। इसी मकसद के साथ हम हर दिन 1 घंटे विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं। आज पूरे प्रदेश में एक ही बात चर्चा का विषय बनी हुई है और प्रदेश ही क्यों, देश में भी उसकी कहीं न कहीं गूंज है। नाम जिसका है लाल डायरी, लेकिन उसका कहीं कोई अस्तित्व, कुछ भी स्पष्टता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि लाल डायरी जैसा कुछ भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि इस विषय पर वो राजस्थान सरकार को बदल देंगे। आज राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से लाल डायरी के 3 पन्नों को सामने लाने के नाम पर तूफान मचाने की कोशिश की। लेकिन हमारा सवाल है, न्यूज़ 24 के मंच से हमारी जनता राजस्थान की, हम ये कहीं न कहीं आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि एक ऐसी बात जिसकी कहीं कोई बुनियाद अगर है, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। हर दिन मीडिया को गुमराह करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें किसी एक विधायक के द्वारा उठाई जाए और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष उसी के पीछे चल पड़े और पूरा मीडिया भी दिन भर उसी पर बहस करे। हमें लगता है कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इसकी जो भी सत्यता है, स्पष्टता सामने आएगी, उसके बाद विचार किया जाएगा। इससे पहले भी इस देश में बहुत सारी डायरीज़ आई, लेकिन कहीं कुछ चुनावी शगुफा से आगे नहीं बढ़ पाई। आज हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए, हमारी जनता के लिए, देश और प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और जन कल्याण के लिए। लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहा जाता है। विधानसभा का आखिरी सत्र चल रहा था, वो खत्म हो गया। कल विधानसभा के आखिरी सत्र के दिन विपक्ष ने विधानसभा से ज्यादा बाहर सदन के हंगामा दिखाया। विधानसभा से पहले घेराव किया उन्होंने सचिवालय का और जिस तरह से जन प्रदर्शन और जिस तरह से हर राजनेता अपने आप को पीड़ित दिखाने की जो कोशिश कर रहा था कि मुझसे सबसे ज्यादा बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा, मेरे साथ किसी को चोट लगी, किसी के कहीं न कहीं किसी के कपड़े उतारे गए और तमाम तरह के प्रयास। एक राजनीति में मतलब पीड़ित होने की जो कोशिश और दिखाने की जो कोशिश है, वो भी इन दिनों बढ़ती जा रही है, ये भी हम देख रहे हैं। सवाल ये है, इन सब के बीच में विधानसभा जिसका मकसद विधेयकों को बनाने के लिए किया गया, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए किया गया, आखिरी सत्र में साढ़े 4 साल बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया? आज इसी पर विस्तार से हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शैलेंद्र धाबाई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से अनूप ठाकुर और प्रताप राव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कुछ ही देर में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में शैलेंद्र धाबाई जी आपसे करना चाहूँगी। विपक्ष के नाते आप क्या देखते हैं? आखिरी सत्र जो निकला विधानसभा का, क्या हासिल कर पाई प्रदेश की जनता? मीना जी देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत होती है जनता की, जहां जनता अपने नुमाइंदों को चुन के भेजती है, विधायकों को चुन के भेजती है और वहां से जनता के कल्याण हित के उनकी योजनाएं बनती हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, विधेयक बनते हैं और वो जनता के कहीं ना कहीं कल्याण की बात होती है, उनके हित की बात होती है और क्षेत्र के विकास की बात होती है। लेकिन अब आप देखिए कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पिछला जो सत्र था, इससे पहले कोई एक लाल डायरी आती है, वो भी कोई कांग्रेस के ही नेता, उनके पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी लाते हैं और जब वो माननीय अध्यक्ष के सामने रखना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी को उसको ले लेना चाहिए था, लेकर उसकी जांच कराते तो आज ये जो हंगामा की भेंट चढ़ चुका आज का सत्र, तो ये नहीं चढ़ता शायद। ये मेरे को लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी की को सोचना चाहिए था कि जो उन्हीं का कोई नुमाइंदा, उन्हीं की सरकार का कोई लीडर अगर कोई चीज दे रहा है, टेबल करना चाहता है, उसको लेके जांच में भेजना चाहिए था, ताकि राजस्थान की जनता जो आप कह रही थी गुमराह नहीं हो और सही बातें पहुंचे, तो सही बात तो तभी पहुंचेगी ना जब उसकी जांच होगी। अब आप देखिए, वो कोई अगर बात रख रहे हैं, कांग्रेस के ही लीडर हैं, कांग्रेस की सरकार को उन्होंने 2 बार बचाया है, सरकार को राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को कभी मैंडेट नहीं दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किस तरह से जोड़ तोड़ की सरकार चलाई, पूरी राजस्थान की जनता जानती है। किस तरह से इनमें आपस में राजनीतिक खींचतान रहा, किस तरह से शैलेंद्र आपने देखा धाबाई जी राजनीतिक विद्वेषता शैलेंद्र चलती धाबाई रही। जी 4 महीने बचे हैं। चुनाव जब हिसाब मांगेगी जनता तो पूरे 5 साल का हिसाब रखा जाएगा। अभी तो हिसाब
आज हम चर्चा सिर्फ इस आखिरी विधानसभा सत्र से क्या कुछ हासिल कर पाई जनता और विपक्ष का उसमें क्या योगदान रहा, सरकार की क्या कमियां रही, सरकार को क्या करना चाहिए था, पर सरकार ने जो कुछ किया उसमें विपक्ष की कितनी सहभागिता रही। हम इन विषयों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता समझे, जनता के इतना जो टैक्स का पैसा आता है और विधायकों पर जो खर्च होता है, विधायकों को जो विधानसभा आने और जाने के नाम पर जितना पैसा मिलता है, विधानसभा की उपस्थिति में उनको जितना उन पर खर्च होता है, उन सब का हिसाब जब किया जाता है तो विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सत्ता पक्ष की। सरकार ने विधानसभा के आखिरी सत्र में जो कुछ किया उसमें विपक्ष की क्या सोच है, विपक्ष क्या सोचता है, विपक्ष को क्या लगता है, विधेयक एक के बाद एक पारित हुए, उन विधेयकों को लेकर विपक्ष की क्या राय है, क्योंकि विपक्ष चर्चा में तो शामिल हुआ नहीं विधेयकों को लेकर ज्यादातर। मीना जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि जो विधेयक हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान की जनता को पता होना चाहिए क्या कानून आ रहा है, उस कानून के क्या प्रावधान है, उनके क्या परिणाम होंगे जनता पर, उनका क्या असर होगा। और आपने देखा, जहां तक रही चर्चा करने की बात, हम तो चर्चा करने को तैयार थे। आप बताइए, सत्ता पक्ष का काम होता है कि अगर कोई बात सदन में आती है तो उसका निस्तारण करना, जो बात सदन में आई उसका निस्तारण तो कर नहीं पाए। जब एक बात बताइए, माननीय स्पीकर सीपी जोशी जी का कोई डायरी के 3 पन्ने बोल रहे हैं कि सियासत के राज खोल रहे हैं, इस तरह का कोई वाक्यात आता है, उसमें सीपी साहब का नाम आता है, तो उनको संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को तुरंत हट जाना चाहिए था। अरे भाई, मेरा नाम आ रहा है, मैं अभी सदन को नहीं चला सकता, कोई और आइए। दूसरी बात, आप देखिए जो रोडा एक्ट की, जो किसानों की ये बात करते हैं, जब तक आप रोडा एक्ट को रिपील नहीं करेंगे, जब तक उसको समाप्त नहीं करेंगे, ऐसे किसानों की जमीन तो नीलाम होती रहेगी। तो आप क्या किसान का भला करना चाहते हो, क्या आयोग लाना चाहते हो? यही तो हमारे सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे थे। आपने साल भर में 19 आयोग बना दिया, एक भी धरातल पे नहीं है, ना कार्यालय है, ना स्टाफ है, ना कर्मचारी है। आप बताइए आयोग किस काम के हैं? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ घोषणाएं करी है और उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आनंद फानन में आपने देखा होगा, ढेरों कानून आए, राजस्थान ने बहुत सारे, राजस्थान की विधानसभा में बहुत सारे कानून पास हुए और उन कानूनों पे पूरी तरह से कईयों में अच्छी चर्चा हुई, कईयों पे बिना चर्चा के हो गई। एक शायद विद्युत शुल्क विधेयक भी लाया जा रहा था, और उसमें सरकार को याद दिला दूं कि जब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव प्रचार में थी तब इन्होंने कहा था कि हम बिजली की दरें बढ़ने नहीं देंगे, और आपने देखा किस तरह से 9 बार बिजली की दरें बढ़ी और किस तरह से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर करोड़ों रुपए राजस्थान की जनता से गहलोत सरकार ने लूट लिया। अब आप 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी की 10,000 रुपए हम बिजली बिलों में किसानों को छूट देते थे, वो भी आपने बंद कर दी, और आप दिखा रहे हो अब हम 2,000 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो आप, सरकार भाग रही है, क्योंकि आप देखिए जब से लाल डायरी आई है, सरकार में बौखलाहट क्यों है? यही तो प्रश्न है मीना जी, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि लाल डायरी में क्या था। अब आज 3 पन्ने आ गए, अब भ्रष्टाचारी रूपी जो पाप का घड़ा है वो भर रहा है, तो फूट रहा है। अब फूट रहा है तो राजस्थान की जनता को तो हक बनता है जानने का कि ये 3 पन्ने जो लाल डायरी में आए हैं, इसमें किन किन के नाम है, ये भवानी सामोता कौन है, ये खन्ना कौन है, ये वैभव गहलोत जी के चुनाव प्रबंधन, जो आरसीए का चुनाव हुआ उसमें धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी बात हो रही है। धर्मेंद्र राठौड़ कह रहे हैं ये सीएम के पीएस सौभाग्य जो है वो सीएम से बात करेंगे। तो क्या आपने जनता का करोड़ों रुपया इसलिए वसूला था, इसलिए उनसे भ्रष्टाचार किया, आपने जनता को लूट लिया ताकि आप प्रबंधन कर सकें, अपने बेटे के चुनाव का प्रबंधन कर सकें, क्रिकेट के चुनाव का, या निर्दलीय विधायकों को खरीद फरोख्त कर सकें, या बीएसपी के विधायकों को आपकी लंगड़ी सरकार बचाने के लिए आप खरीद फरोख्त करें, या राज्यसभा में सदस्यों को भेजने के लिए आप खरीद फरोख्त। तो ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है मीना जी। हम तो खुद कहते हैं कि भाई विधानसभा जो है वो विधेयक में डिस्कस होना चाहिए, राजस्थान की जनता को क्या मिला वो आप बताइए। अगर ये किताब, शैलेंद्र धाबाई जी, ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है कि विपक्ष के पास सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए पिछले 4.5 साल में ऐसा कोई विषय है ही नहीं कि विपक्ष को सत्ता में ही रहने वाले उनके एक पूर्व मंत्री के द्वारा एक काल्पनिक है या उनके पास है या कहीं से लाई गई है एक लाल डायरी के नाम पर आप पूरा चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं और फिर उसके नाम पर हर दिन राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनता को अगर इस विषय पर कुछ भी स्पष्टता होगी
तो वो पुलिस के स्तर पर होगी, कानून के स्तर पर होगी, कोर्ट के स्तर पर होगी। जब जिस दिन वो बात आ जाएगी उस दिन चर्चा करेंगे। हर दिन लाल डायरी का जिन बाहर निकाल के पूरा दिन मीडिया का समय खराब करना, पूरा दिन जनता को भ्रमित करना, पूरा दिन जनता को मूल मुद्दों से दूर रखना, ये जो नैरेटिव बनाए रखने के प्रयास जिस तरह के चल रहे हैं, उससे जनता क्यों भ्रमित हो, जनता तक सत्य क्यों नहीं पहुंचे। अगर अगर हम आपकी बात को मान लेते हैं शैलेंद्र धाबाई जी कि मुख्यमंत्री बेटे को बचा रहे हैं और आरसीए में बहुत घोटाला हुआ है, तो घोटालों की जांच के लिए एक के बाद एक एजेंसीज हैं, उसमें दिन भर मीडिया ट्रायल की कहां जरूरत है। ओम सैनी जी, विधानसभा का आखिरी सत्र, विधानसभा के कुल मिलाकर जब हम सत्रों की गिनती करेंगे तो देखेंगे साल में 3 सत्र, उसमें भी जब हम दिनों की गिनती करेंगे तो हम पाएंगे साल में टोटल मिला के 30 दिन, 40 दिन। तो पूरे 4.5 साल में विधानसभा जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाई, और जितना आखिरी सत्र में हुआ उसका विश्लेषण अगर करके देखें उस पर कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। जनता के बीच में विधानसभा में क्या कुछ हुआ इसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। विधानसभा में जो विधेयक लाए गए वो सही है नहीं है, उनमें क्या कमी है, उनको कैसे दूर करेंगे, आने वाली सरकार उन पर क्या किस तरह से रिएक्ट करेगी, इस तरह की बात हो। उनको जनता का जो फायदा होने वाला है वो समझाएं, उसकी जगह हम तमाम उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जिससे कुछ भी जनता को हासिल नहीं होना। ओम सैनी जी। देखिए, हम अपनी बात विधानसभा तक ही सीमित रखेंगे और उस पर जब चर्चा करते हैं तो समझ में आता है कि सत्र चलाने की और विधानसभा चलाने की जिम्मेवारी स्पीकर साहब पर है। वो नियंत्रित करते हैं सब कुछ, लेकिन जिस तरीके से उनका मखौल उड़ाया गया, मतलब स्पीकर जो है एक तरीके से किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता। जब वो स्पीकर होता है वो सबकी राय से चुना हुआ या बहुमत से चुना हुआ होता है, और उसके बाद में उनसे न्याय की उम्मीद की जाती है हर जगह। तो ऐसा ही कुछ सिलसिला था। और आज जब ये 3 पन्नों का जिक्र सामने आया तो आपने सारी चीजें तो स्पष्ट कर दी हैं कि लाल डायरी एक मखौल है, कुछ नहीं है इसमें, न आगे है न पीछे है। कुछ जुमले हैं जिनको इधर उधर लटका करके और बात करने, क्योंकि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारे रास्ते हैं जिनके सवाल वो करे सरकार से तो जवाब देते, बनेगा या नहीं बनेगा या उसमें डिबेट हो सकती है, वो बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये इनकी अपनी इच्छा है और लाल डायरी बड़ी रोचक लग रही है। लेकिन जो इन्हीं के सत्ता पक्ष में जो मंत्री थे, सत्ता पक्ष में जो रहते हुए कहते थे कि न मुझे कमल की चिंता है, न मुझे हाथ की चिंता है, मुझे मेरे मतदाता की चिंता है। अब जब इस तरीके का व्यक्तित्व एक आधार बन जाता है आपकी जांच का, परख का, तो फिर आश्चर्य होता है। तो कभी भी कहीं भी सिलप सकते हैं। पहले कह रहे थे पूरी डायरी, कहते हैं कि मैं टेबल करना चाहता, टेबल करने की तो बात ही नहीं हुई। आज जो झगड़ा प्रारंभ हुआ वो इसी बात से हुआ कि वो विपक्ष के नेता जो हैं वो राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे कि साहब वो टेबल करना चाह रहे थे और आपने रोक दिया। तो इस पर जो पीएचडी मंत्री हैं वो बिफर गए और उन्होंने स्पीकर से कहा कि साहब ये देखिए लगातार झूठ बोल रहे हैं, टेबल क्या करना चाह रहे थे, वो आकर के दिखा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे वो। अब वो दृश्य है देखिए। अब उससे लगता है कि ये सब कुछ अपने आप को लोकप्रिय बनाने का, अपने आप को आगे बढ़ा करके दिखाने का वो सब सिलसिला होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग परिपक्व हैं, मजबूत हैं और नेता हैं, जिनको कहना चाहिए प्रतिपक्ष के नेता अपनी हैसियत रखते हैं, तो उनको तो बात को इतना लाइटली, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ऐसा प्रतिपक्ष के नेता को ऐसा करते हुए। कम से कम 50 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ राजस्थान विधानसभा को कि प्रतिपक्ष के नेता ऐसा नहीं करते हैं। छुटभैया भले ही से कर जाए, दूसरे लोग भले ही से कर जाए, मदन दिलावर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मतलब प्रतिपक्ष के नेता नहीं करेंगे ऐसा। तो वो हुआ आज, और उसका नतीजा ये हुआ कि 5 बिल 23 मिनट में पास हो गए। पहले सारे बिल डिस्कस हो रहे थे, 3-3, 4-4 घंटे पे चर्चा हो रही थी। आज शून्यकाल के बाद में सारा वो 5 बिल पास किए और उसके बाद में स्थगित कर दी सारी उसकी। तो क्यों कर दिया ऐसा इसीलिए हुआ कि स्पीकर को भी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जब वो अपने आसन पैरों पे होने पे आजकल फर्क ही नहीं पड़ता। एक नई परंपरा चली है ये, जो सेंटिटी थी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, अगर स्पीकर खड़ा हो जाता था लोग खामोश हो जाते थे। आज न लोकसभा में होते हैं, न विधानसभा में होते हैं, न राज्यसभा में होते हैं। तो ये जो डिटोरिएशन है संचालन का और डेमोक्रेसी के प्रति एक जो भाव, आपका कमिटमेंट होता है अपनी पार्टियों के अतिरिक्त भी, कि हमें अपना प्रजातंत्र किस तरीके से
साफ सुथरा बना के रखना है और उसमें किस तरीके से अपने आप को बांध करके रखना है, हम इधर उधर ना हो, वो उससे लोग हट रहे हैं। और इसको ठीक करने की जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, सत्ता पक्ष की है और विपक्ष की भी है। दोनों को मिलकर के बात तय करनी चाहिए और चलाना चाहिए। आज का जो प्रकरण है बड़ा चिंताजनक और बड़ा दुख भरा है। ये कल इन्होंने प्रदर्शन किया और पूरा शहर हाय तौबा मचा रहा था। अपने ऑफिस के सामने इन्होंने सब सड़क रोक करके अपना, आज अखबारों में भी छपा है। अरे जब आपने 3-3 जगह तय कर रखी है कि आप वहां उसके अलावा कहीं ना करेंगे, तो आपने क्यों किया ऐसा? पूरा शहर चलने से कहाँ अटक गया, क्योंकि जब से कारों का सिलसिला बढ़ा है तब से ये सब सिलसिला बना है। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज नियंत्रित करती रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता लोग हैं वो नियंत्रित करते रहे हैं। अब उन्होंने छोड़ दिया है, वो सहज रूप से अपने अपने प्रचार के लिए, मैं किसी एक पार्टी की नहीं बोल रहा हूँ, सभी पार्टियां ऐसा कर रहे हैं। तो ये रुकना चाहिए। ये जनमानस के जिनकी आप सेवा करने का दावा करते हैं, उनकी सेवा में अगर आप जीवन में ही बाधा डालने लगे तो कहाँ सेवा हो रही है? टमाटरों का भाव हमें पता लग रहा है, महंगाई का सिलसिला हमें पता लग रहा है, उनकी चर्चा कीजिए ना, आप पकड़िए ना सत्ता पक्ष को यहाँ पर। जो कुछ सड़कों का हाल देखिए या दूसरी चीज, उनके बारे में बात कीजिए ना। आप ये लाल डायरी को लेके क्यों बैठे हुए हैं? इस लाल डायरी से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ सत्ता पक्ष का अपना, प्रतिपक्ष का जो अपना एजेंडा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और वो सरकार की जो कुछ सरकार ने काम किए उनमें खामियां नजर आती हैं, तो उनको उजागर कीजिए ना, जनता के पास में जाइए, सारी बात कहिए, तो लोकप्रिय होंगे हर जगह ना। तो वो उनसे बचने का सिलसिला हो रहा है। ये मेरा ख्याल है कि बड़ा सोचने का विषय है। और किलन जी तो काफी इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों की बजाय, विधानसभा में जन कल्याण की बजाय विधानसभा को जिस तरह मंच बनाया गया है, उन बातों का जिनका कोई बेस बुनियाद है या नहीं है, इसकी स्पष्टता नहीं है। ना ही पक्ष को है ना ही विपक्ष को है। दोनों बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा सुना जा रहा है। जिस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है उसके द्वारा भी इस विषय पर स्पष्टता, एक दिन मैं ये करूंगा, फिर तीसरे दिन मैं ये करूंगा। क्या राजनीति में ऐसा होना चाहिए? सवाल ये है, क्या राजनेता को इस तरह से किसी भी विषय पर इस तरह से समय जनता का और खुद का और सरकारों का इतना लेना चाहिए? ये भी एक विषय है। लेकिन अनूप ठाकुर जी, सवाल ये है, विधानसभा का आखिरी सत्र कितना प्रोडक्टिव रहा? सरकार ने जितना सोचा था उतना काम कर पाई? म्यूट, आपका ऑडियो ऑन करिए। नमस्कार जी नमस्ते। जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, हमने हमारे जो प्रयास थे वो पूरे किए, लेकिन विपक्ष का रवैया, ओम सैनी जी भी अभी चर्चा कर रहे थे, मैं समझता हूँ विधानसभा की एक गरिमा होनी चाहिए। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष को भी गंभीरता रखनी चाहिए, किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, वो देखने वाला विषय है। जिस तरीके से जिन मुद्दों का कोई अर्थ नहीं है उस पर समय जाया हो, राजस्थान में विधानसभा के अंदर एक विधानसभा में जो खर्च होता है तो उसमें निर्णायक कार्य होने चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विधेयक लाने थे जो हम जनहित के काम है में करने थे, वो विधेयक हम लाए। किसान विधेयक की भी हमने चर्चा की, किसान ऋण विधेयक की भी हमने बातचीत की। हमने कार्यों पे हम लोग, हमारे प्रयासों में हमने कोई कमी नहीं रखी। अनूप ठाकुर जी, मेरा सवाल ये था कि कितना प्रोडक्टिव रहा? सरकार ने जितना तय किया था क्या उतना काम सरकार कर पाई? क्या क्या सरकार का इस विधानसभा सत्र के लिए एक एजेंडा था कि हम इतना काम करेंगे? क्या उसमें कितने प्रतिशत सफलता सरकार को मिली? आप विपक्ष को आलोचना करिएगा, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए। हमने जो जो विधेयक हमारे लाने थे वो हम लाए भी हैं, जो कार्य हमें करने थे वो हमने किए हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवधान उत्पन्न हुआ उसका नुकसान निश्चित रूप से हुआ है। उन कार्यों में कमी आई है, लेकिन फिर भी हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने हमारे कार्यों को अंजाम देने में हम सफल हुए। जी, तो विधानसभा के आखिरी सत्र की जब भी बात होगी, 15वें विधानसभा के, अशोक गहलोत 15वें विधानसभा के आखिरी सत्र में मुख्यमंत्री पहुंच ही नहीं पाए। क्या वजह रही? क्या मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा उतनी अहमियत नहीं रखती है? मुख्यमंत्री बाकी बहुत सारी
कार्यक्रमों में ऑनलाइन जुड़े, विधानसभा में एक बार भी जरूरी नहीं समझा। इससे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा प्राथमिकता नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं थी विधानसभा में। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या कारण व्यक्तिगत रहे हैं, क्या उनके स्वास्थ्य का हाल रहा है, ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी स्वयं बता सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए कह देना कि उनका प्रदेश की जनता के लिए, विधानसभा के लिए उनकी गंभीरता नहीं है, ये मेरी समझ में उचित नहीं होगा। जी अनूप ठाकुर जी, कई विधेयक पारित हो गए, महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गए। विधानसभा का ये आखिरी सत्र था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री काल अपना पूरा करेंगे। ऐसे में निश्चित रूप से विधानसभा का सत्र भी उनके लिए अहम था, लेकिन उसके बाद भी वो विधानसभा नहीं आए। इससे ये स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री बाकी संवाद कार्यक्रमों में लाभार्थियों से बातचीत, उद्घाटन, ये सब कर रहे हैं। यानी कि जनता के बीच, जनता से जुड़े रहने के प्रयासों में, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में मुख्यमंत्री का ध्यान है, लेकिन विधानसभा में जो कुछ हो रहा है, और विधानसभा में भी ऑनलाइन वो कनेक्ट कर सकते थे, जुड़ सकते थे, इस बारे में सोचा ही नहीं गया। वैसे तो आपकी जानकारी नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं और बाकी भी बीजेपी के भी प्रवक्ताओं से मैं अक्सर कहती हूँ कि जानकारी के साथ आए अगर आप डिबेट में, तो जनता ज्यादा बेहतर ढंग से आपके पक्ष को, आपकी पार्टी के और आपकी सरकार के पक्ष को समझ सकती है। अनूप जी। जी जी, नहीं, मैंने आपको बताया कि हो सकता है स्वास्थ्य के बारे में सबको पता है कि उनके दोनों पैरों में तकलीफ है, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा कारण रहा होगा, लेकिन उसको इस तरीके से कह देना उचित नहीं है कि उनकी कोई चिंता नहीं है प्रदेश की जनता के प्रति। ये तो आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, जहां अभी महंगाई की बात कर रहे थे, सैनी साहब भी कर रहे थे, बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन उन्होंने उस गरीब को, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है राजस्थान, जिसमें चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी तारीफ करनी पड़ी कि योजनाएं राजस्थान में वास्तव में बहुत अच्छी हैं, गरीब के हित की हैं। जहां केंद्र से आफत बरसाई जा रही है, वहां राजस्थान राज्य में राहत बरसाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि ये रेवड़ियां बट रही है, वो बट रही है। अरे, जब करोड़ों रुपए का ऋण आप उन लोगों का माफ कर देते हो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वहां जब गरीब को कुछ दिया जाता है तो तकलीफ क्यों होती है? क्या गरीब का राजस्थान में या देश में कहीं हिस्सा नहीं है? गरीब के लिए कोई योजना आ जाए, गरीब के पेट भरने की बात हो जाए, आप निवाले पे जीएसटी लगा देते हैं, जो उसके लिए रोटी खाने का मामला है, सबसे महत्वपूर्ण मामला है। दाल के भाव की बात करें, टमाटर के भाव की बात करें, जहां जिस तरीके से केंद्र में महंगाई के मुद्दे पर ये लोग काबिज हुए, क्या समझ सकते हैं आप और हम कि महंगाई में कहीं कमी आई? मेरा सवाल नहीं समझे अनूप जी, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं आऊंगी ओम सैनी जी आपके पास, और क्योंकि जो प्रवक्ता या जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, वो अपनी पार्टी से उनका कोऑर्डिनेशन समझ में आता है इस बात से कि पार्टी में, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करती हूँ और जनता के लिहाज से, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही पूरे प्रदेश में घूम लें, लेकिन उनके साथ और उनके पीछे जो नेताओं की टीम है, वो उनके साथ कितनी सूचनाओं से भरपूर है, और वो जनता को कितनी कन्विंस करती है उनके साथ लाने में। अकेला चना जो है, वो कहावत हमने बहुत सुनी है। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आती हूँ। अनूप जी हम आए वापस आपके पास। ओम सैनी जी, ये विधानसभा में जी, विधानसभा में जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी लोग भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उसकी गंभीरता को कम आंकते हैं। देखिए मीना जी, आप कोर्स से बाहर का सवाल कर रही हैं। कोर्स से बाहर का मतलब है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं उपस्थित हो रहे थे, उसके बारे में तो आपको 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी। कल मैंने नजर रखी तो मुझे पता लगा कि गांधी वाला जो एक प्रोग्राम था, उसमें ऑनलाइन जब आए तो जब उनसे पूछा गया, उनका कहना था कि मैं इसलिए इसमें नहीं जा पाया कि मेरे दोनों अंगूठे जो हैं फ्रैक्चर हैं, डॉक्टरों ने कह रखा कि आप हिलिए मत, ये ठीक हो जाएंगे 15 दिन में। तो ये उनकी सबसे बड़ी
मतलब वो जवाब उनका कल दिया है उन्होंने कि मैं क्यों नहीं, लेकिन ये सवाल था कि ऑनलाइन तो आप बैठ सकते थे, विधानसभा में जो सवाल हो रहे हैं तो ऑनलाइन तो शायद ऐसा कोई प्रबंध है नहीं विधानसभा के अंदर कि आप ऑनलाइन बैठ करके और अध्यक्ष को संबोधित कर सको या उनसे बीच में बोल सको या जवाब दे सको। आप जो सवाल पूछ रही हैं आज, इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि पूरे देश की विधानसभाओं में और लोकसभा में और राज्यसभा में ये बात जाएगी कि आप ऑनलाइन पे बैठ के दे सकते हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं जो विधानसभा में लोकसभा में नहीं पहुंच पाते हैं तो ऑनलाइन पे जवाब दे सकते हैं, और राज्यसभा में भी ऐसा हो सकता है। ये आइडिया है जो मेरा ख्याल है कि आज हमारी चर्चा से इमर्ज हुआ है, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मीडिया का कि हमने रास्ता बताया है कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण सवाल है, उन सवालों सर छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन कोशिश तो योगदान देने की ही करते हैं जब से पत्रकारिता में आए हैं, और आप उसके गवाह रहे हैं। तो अगर इससे भी सामाजिक सुरक्षा बिल आया देश में 2007 में, कोशिश की हमने बुजुर्गों के, सीनियर सिटीजन के मुद्दे उठाए और उसकी इतनी ऊंची आवाज हुई। पीसीपीएनडीटी पे काम किया तो उससे भी बहुत आवाज उठी और उस पर बहुत प्रबल जो है उस पर काम हुआ। तो इस पर भी हो जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के, क्या फर्क पड़ता है। बात ये है, मुद्दा ये है, जो इस पूरे डिस्कशन का मर्म ये है कि विधानसभा के अंदर अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस दौरान मुख्यमंत्री बाकी कई कार्यक्रमों में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में वो नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या विधानसभा उतनी अहम नहीं है, जरूरी नहीं है? विधानसभा की प्रोसीडिंग विधेयक तक पारित हो रहे हैं, लेकिन वहां या वो प्राथमिकता नहीं है या वो जरूरी ही नहीं है, ये भी हम समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं है, ये कह दे कांग्रेस पार्टी कि मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं है, पूरी सरकार वहां पर है, विधेयक पारित होने के लिए संख्या बल है, तो क्या जरूरत है, मुख्यमंत्री के पास और बहुत सारे काम है। इस तरह से भी इस बात को समझा जा सकता है, बशर्ते कि ये समझने की हो इस तरह से, और तार्किक आधार पर और वैधानिक आधार पर और नैतिक आधार पर और जवाबदेही के आधार पर इसे बहुत मुखरता के साथ पार्टी स्टैंड ले रखे। सवाल ये नहीं है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं या देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। सवाल ये है कि सदनों में सदन का मुखिया जब बैठता है तो उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है, उनके जो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं। बहरहाल बात ये इसलिए है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा का सत्र कितना प्रोडक्टिव रहा। शैलेंद्र धाबाई जी, अभी तक आपने जो कुछ कहा है प्लीज वो वापस रिपीट मत करिएगा। विधानसभा के अंदर जो विधेयक पारित हुए हैं, उन विधेयकों में चाहे किसानों को मदद करने की सरकार की मंशा हो, चाहे लोगों को मिनिमम जो वेजेस की गारंटी देने की बात हो, चाहे जो जितनी परीक्षाओं में धांधलियां हुई हैं और उनके जो सामूहिक रूप से जिस तरह से गुनाह होते हैं, उनको अपराधियों को कड़ी सजा देने का जो प्रावधान है, ये तमाम बिल सरकार लेकर आई विधानसभा में और इन पर चर्चा होती तो ज्यादा बेहतर ढंग से विपक्ष जनता को ये बात समझाता कि सरकार के इन 5 दिनों में इतनी सारी परेशानियां हैं। आप महसूस करते हैं शैलेंद्र धाबाई जी विपक्ष में रहकर कि आज जहां विपक्ष चुनाव के मोड़ पर खड़ा हुआ है, 4 महीने बाद चुनाव है, आप सरकार को घेरने के तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सदन की आप ये कह सके अथॉरिटी से कि सदन जितना चलना चाहिए था उतना नहीं चलाया सरकार ने, आपने वो अधिकार भी खो दिया। नहीं मिन्ना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सदन को चलना चाहिए था क्योंकि राजस्थान की जनता ने उनके विधायकों को चुन के भेजा है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि गहलोत सरकार जो है वो सदन में कम और होटलों में ज्यादा रही है। अगर आप दिन गिन लें, घंटे गिन लें, तो इन्होंने अपनी सरकार को बचाने में ज्यादा वक्त लिया है, राजस्थान की जनता की सुध नहीं ली। और जहां तक रही, अब आप अपन विधेयकों पे भी बात करेंगे और गंभीरता पूर्वक सब सुने। देखिए, राइट टू हेल्थ बिल लाया गया, आनंद फानंद में बिल आया, विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी की भूमिका थी, उन्होंने आपत्तियां दर्ज करी, हमने बहस करी, हमने आपत्तियां दी, प्रवर समिति को गया और उसमें आपत्ति पूरी तरह से स्वीकार नहीं हुई। उसके बाद आपने देखा किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हड़ताल करी सड़कों पर और सरकार को झुकना पड़ा। विपक्ष भी यही कह रहा था कि आप
वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात सुनिए, उनको रखिए, और 98% जो प्राइवेट अस्पताल है बाहर हो गए। तो आपका जो उद्देश्य था कि हम एक राजस्थान की जनता को गुणवत्ता पूर्वक सस्ता इलाज देंगे, वो खत्म हो गया। आपका उद्देश्य जो था वो विफल हो गया। अब आइए दूसरी बात, आप मिनिमम गारंटी की बात करते हैं। अरे मिनिमम गारंटी तो वेजेस एक्ट बना हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है केंद्र का। अरे पहले आप देख तो लेते उस केंद्र के एक्ट को कि कहीं ये कॉन्ट्रोडिक्ट तो नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। आप आनंद फानंद में सिर्फ बिल लाना चाहते हैं, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने। आपको तो लग रहा है बस मैं तो घोषणाएं कर जाऊं, धरातल पर है नहीं। और ये महंगाई की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, इनको याद दिला दूं, यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी मीना जी, आपको ध्यान होगा 2010 से 13 तक आपको पता है इन्फ्लेशन रेट क्या थी भारत की, 11.9% तक चली गई थी। और आज देखिए किस तरह से महामारी का काल आया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी। 2 साल कैसे गुजारे हैं हिंदुस्तान ने, विश्व ने। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, हमने 7.5% से ऊपर महंगाई दर नहीं जानी थी। ये क्या महंगाई पर हमसे बात करेंगे? बेरोजगारी दर आप बताइए राजस्थान में सबसे ज्यादा है नहीं है? ये पेपर लीक माफिया कहां पनपा? राजस्थान में पनपा। 18 भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं और हमारे लाखों करोड़ों युवाओं कि आप अरमानों आशाओं पर पानी फेर दी जाती है गहलोत सरकार। आप कहते हैं हम कानून बना दिया, फिर हमने भारतीय जनता पार्टी विपक्ष ने भूमिका निभाई। आप देखिए हमने वहां पर बहस करी, हमने कहा ये कानून फिर भी कमजोर है, आपने गलियां निकाल दी हैं। आपने संपत्ति अटैच करने का कानून अपने हाथ में रख लिया कि संपत्ति अटैच तब होगी जब सरकार से परमिशन लोगे। अरे भाई फिर सारी चीज सरकार से लेंगे तो एजेंसियां क्या करेंगी? आपने प्रावधान कम किए, हमने कहा सजा का प्रावधान किया, आप इनको डिबार कीजिए हमेशा के लिए। नहीं मानी हमारी आपत्तियां। उसके बाद आप देखिए जिस दिन कानून पास हुआ उसके दिन अगले दिन शिक्षा मंत्री जी कहते हैं बहुत मजबूत कानून बनाया, एक पेपर लीक नहीं होगा। उसके बाद 5 पेपर राजस्थान में लीक हो जाते हैं। ये तो राजस्थान की गहलोत सरकार के गवर्नेंस और कानून है। और अब देखिए अब जाकर अब जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता कह रहे थे कि साहब नहीं अब आप कानून पे सुनिए मीना जी, अब मैं एक एक कानून पे ही बात करूंगा। जब आप आज विधानसभा की सत्र पे बात करना चाहती हैं तो वी विल टॉक ऑन द लेजिस्लेशन जो पास हुए, आनंद फानंद में पास हुए। आप देखिए ओपीएस को ढंग से लागू नहीं कर पाए। आज कर्मचारी आंदोलन कर रहे नहीं कर रहे? आप बताइए मीना जी, आंदोलन पे बैठ गए ना, ओपीएस में विसंगतियां। गहलोत सरकार ने सारे कानून ऐसे लाए हैं जिनकी ना तो तैयारी है, उनमें इतने प्रावधान छोड़ दिए, ना बजटीय प्रावधान किए, धरातल तक है नहीं। सिर्फ घोषणावीर बन के आप चाहते हो कि मैं चालू इतिहास में नाम कर लूं। अरे भाई इतिहास में नाम करना चाहते हो, भ्रष्टाचार कम करते। राजस्थान भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है, महिला अत्याचार दुष्कर्म पर पहले नंबर पर है, बिजली की दरें राजस्थान में पहले नंबर पर है, पेट्रोल डीजल के दाम पहले नंबर पर है, रोड टैक्स पहले नंबर पर है, मंडी टैक्स पहले नंबर पर है। आप बताइए किसानों को आप बिजली नहीं दे पाए, आप कर्ज माफ नहीं कर पाए जो आप वादा करके आए थे कि 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। तो राहुल बाबा किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे? या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनको ज्ञान नहीं दे पाए कि भैया हमारे बस का नहीं है राज्य सरकार का कि आप सारे संपूर्ण कर्जा माफ कर दें? आज भी 60 लाख किसान अपने कर्जे की बात जो रहा है। आप एक्ट की बात करते हो, मैंने अभी आपको बताया रोडा एक्ट आपने रिपील नहीं किया। 22,000 किसानों की जमीन नीलाम पर आ गई, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक किसान ने वीडियो वायरल किया मीना जी, उसमें कहा गया कि मैं आत्महत्या का दोषी जो है वो सरकार है। तो आप बताइए ये राजस्थान की स्थिति है। युवा सड़क पर रो रहा है, कर्मचारी आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, आप समझौते करते हो, लागू नहीं करते, वादा खिलाफी करते हो। आपने एससी एसटी पिछड़ा वर्ग को कहा था कि हम बैकलॉग देंगे, कहां गया वो बैकलॉग? आप जवाबदेही की बात कर रही है मीना जी, मैं पूछना चाहता हूं वो जवाबदेही कानून कहां है जो आपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम जवाबदेही कानून लाएंगे? नहीं ला पाए जवाबदेही कानून। तो आप किस मुंह से बात करते हैं? गहलोत जी ने सिर्फ अपनी सरकार बचाई है, विधायकों को लूट की छूट दी है और भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है। आप बताइए सचिवालय का घेराव क्या भारतीय जनता पार्टी ने परमिशन नहीं ली? हमने पुलिस कमिश्नर से परमिशन ली है, परमिशन लेके हम प्रदर्शन कर रहे थे। और आप बताइए सचिवालय में 2.5 करोड़ मिल जाते हैं। कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था कि सचिवालय में भ्रष्टाचार? अब बताइए आप जब डायरी के पन्ने खोल रहे हैं, जब आज आपके गहलोत मुख्यमंत्री तक जा रही है कि वो सारा भ्रष्टाचार मैनेज करते हैं, बताइए आपने संरक्षण देने का काम किया है। आप बताइए अब मैं तार्किक बहस कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था, मैं कोई वर्ड रिपीट नहीं करूंगा। आपकी एक एक इनकी योजना, चिरंजीवी योजना, बैठे अनुराग ठाकुर, चैलेंज करता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, ये बता दें कि कितने लोग तो रजिस्टर्ड हैं इस चिरंजीवी योजना में राजस्थान के, कितनों को आपने लाभ दे दिया? 5 लाख से ऊपर। क्योंकि इसमें नहीं सुनिए मीना जी, 1 करोड़ 4 लाख लोग इसमें
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर हैं, जो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए मिल रहा है। आप, मैं चैलेंज देता हूं मेरे प्रवक्ता को कांग्रेस के, कि बता दे 5 लाख से ऊपर आपने कितनों का इलाज कराया। सिर्फ आप ढिंढोरा पीट रहे हो। फूड सेफ्टी, आप बताइए, ये फूड पैकेट योजना का तो पिटारा खोल दिया। शैलेंद्र धाबाई जी 24 आपके हर मुद्दों पे, हर बात पे जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। आप शांति से एक एक घंटे पे डिबेट करने को तैयार हूं। शैलेंद्र धाबाई जी 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, और एक महीने में 30 और 365 एक साल में। ये जो बातें आपने बताई, ये आप हर दिन हर घंटे कर सकते हैं। मेरा सवाल तो बहुत छोटा सा, इस एक घंटे में जिसमें 40 मिनट निकल चुके हैं, 20 मिनट और है हमारे पास। जब आपका आक्रोश जो दिख रहा है, यानी आपका आक्रोश बता रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह विफल है। मेरा सवाल, जनता का सवाल ये है, क्या वजह है कि इतनी विफल सरकार के खिलाफ आपकी पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार की वसुंधरा राजे आखिरी सत्र में विधानसभा में 2 दिन भी नहीं बैठ पाई? निश्चित तौर पर उनको बैठना चाहिए था। और आप बताइए ना, हम तो कह रहे हैं ना, आप जांच कराइए। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप जांच कराइए ना। वसुंधरा जी का है, अशोक गहलोत जी पे बात कर रहे हैं। अरे तो मैं बताया ना, बताया, मैंने तो बताया ना जी। वसुंधरा राजे आपकी हर बातों का जवाब देने वाला हूँ। 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। पार्टी में इतना जबरदस्त विरोध उन्होंने बनाया हुआ है अपने अस्तित्व के लिए, उन्होंने अपना अस्तित्व दिखाने के लिए बार बार शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन विधानसभा की अहमियत नहीं है। वहां पे जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है कि वहां जाकर बैठे, दिन भर बैठने के लिए विधानसभा में उनको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया कानून के तहत उनकी जिम्मेदारी है वहां जाकर बैठना। कितने दिन बैठी वसुंधरा राजे वहां पर? मीना जी, क्या ये सुनने बैठती कि इनके संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी कहते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पीड़न दुष्कर्म होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है? ये सुनने के लिए बोलते? आप बताइए, दिव्या मदेरणा जी कहती है रबड़ स्टैंप है। आप बताइए, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं, आप ये सुनने के लिए बिठाना चाहती है संसद में? मीना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। ये वो लोग हैं, सुनिएगा। अनूप जी प्लीज बीच में मत बोलिए। शैलेंद्र धाबाई जी, आपसे ये अपेक्षित नहीं है, तार्किक तर्क दीजिए। इसीलिए मैंने कहा ना, बैठना चाहिए था मीना जी, आना चाहिए था, क्षेत्रीय समस्याओं को रखना चाहिए था। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही शब्द में एक लाइन में ये बात करी है। जब राजस्थान की जनता ने, अरे चुप रहिए आप, राजस्थान की जनता ने आपको भेजा है चुन के, आपको आना चाहिए, बैठना चाहिए, जनता की बात रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें कोई बात ही नहीं है। जब भाई कोई व्यवस्था बनाई है, विधानसभा हमारी है और वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन लोकतंत्र में क्या हालत हो रही है कि कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने लोकतंत्र का माहौल उड़ा दिया। शैलेंद्र धाबाई जी, इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक। अगर देखिए, सत्ता पक्षी जिम्मेदार होता है। अगर सत्ता पक्षी कानून व्यवस्था का जिम्मेदार होता है, सत्ता पक्षी हर चीज का जिम्मेदार होता है, विपक्ष उनको बता सकता है। हमने कहा ना, मैंने आपसे एक एक विधेयक पे बहस करी है कि एक एक विधेयक पर हमने बहस करी, आपत्तियां दी, लेकिन उन्होंने उस आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। बाद में मजबूरन उनको स्वीकार करना पड़ा। विधानसभा में नहीं आते हैं क्या? अपनी बात नहीं रखते हैं। धाबाई जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा में पहुंचती नहीं है, आती नहीं है, अपनी बात को रखती नहीं है, पार्टी का पक्ष समझाती नहीं है, जनता के विषयों को विधानसभा के मंच पर लाती नहीं है, तो फिर आप विधानसभा की जरूरत पिछले सत्र में उपस्थित थी माननीय वसुंधरा जी, पिछले सत्र में उपस्थित थी। और मैं तो कह रहा हूं, आप मीना जी अगर ये बात कर रही है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि आप नहीं मीना जी, एक मिनट, आप कांग्रेस की गहलोत सरकार नहीं, कांग्रेस की गहलोत सरकार के दिन निकाल लीजिए। इन्होंने होटलों में, रिसोर्टों में कितने दिन बिताए और विधानसभा में कितने दिन काम किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1000 घंटे भी, 1100 घंटे भी नहीं निकाल पाए। 1250 घंटे मेरे गिने हुए हैं। 1250 घंटे इन्होंने रिसोर्ट होटलों में बिताए सरकार बचाने के लिए। ये जनता की जवाबदेही है। कितनी उपस्थिति प्रधानमंत्री जी की रही। आप देश की सर्वोच्च संस्था की भी चर्चा कर लें। शैलेंद्र धाबाई, आप सुने मेरी बात, जिस तरह की आप बात कर रहे थे। आज लोकसभा की चर्चा नहीं हो रही है अनूप जी, आप राजस्थान की बात करिए। राजस्थान की चर्चा हो रही है। क्या तुलनात्मक आकलन नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश में चर्चा नहीं होगी? जब अपराध की बात आती है, हिंसा की बात आती है,
अगर बंगाल में अपराध हो तो ममता बनर्जी जिम्मेदार, बिहार में अपराध हो तो नीतीश जी जिम्मेदार, जब झारखंड में अपराध हो तो हेमंत सोरेन जिम्मेदार, केरल में हिंसा हो तो भाई विजयन जिम्मेदार, जब आपके मणिपुर में हो, आपके नूह में कर्फ्यू लग जाए, मणिपुर के अंदर की जब चर्चा हो तब आप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर 2013-14 में सिलेंडर भाव याद है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दाल का हाल नहीं पता। बड़ी बड़े अखबार लिख रहे हैं, पत्रिकाओं की हेडलाइन छप रही है कि दाल थाली से गायब, कटोरी गायब, टमाटर लाल, जेब लाल। अरे भैया शर्म आनी चाहिए। स्मृति ईरानी जी भी बैठती थी, उंगली ऊंची मत कीजिए। 2 साल कोरोना का महामारी का काल रहा, 2 साल हमने इन्फ्लेशन रेट बढ़ने ली थी। आप देशों की विदेशों की स्थितियां देखिए क्या है, आपके पाकिस्तान का हाल क्या है, बांग्लादेश का हाल क्या है, श्रीलंका का हाल क्या है, अमेरिका का क्या है, रूस में चीन में कीमतें क्या है, ये देखिए। देश की जनता को 15 लाख रुपए मिले। प्लीज टीम दोनों का ऑडियो कम कर दीजिए। दोनों ही तर्क पे बात नहीं करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। हमारी जनता का समय इंपॉर्टेंट है, हमारा भी समय बहुत कीमती है और हम उम्मीद करते हैं आपका भी समय हम सबसे ज्यादा कीमती है, हमें ये भरोसा भी है। तो प्लीज तथ्यों के साथ और जो विषय है उस पर बात करिए। सवाल ये है कि विधानसभा विधायकों के लिए बनाई गई है, जहां विधेयक लाए जाते हैं। विधायकों की जिम्मेदारी है कि वहां पहुंचे और विधेयकों को पारित करना है कि नहीं करना है, इस पर खुली चर्चा हो। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की अनूप जी बीच में बोलने से नहीं सुना जाएगा। आपको बीच में बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। आपसे सवाल जो पूछे जा रहे हैं प्लीज आप उन पर फोकस करिए। जितना आक्रोश आप एक दूसरे पर आरोप लगाने में दिखाते हैं, उतने ही आक्रोश के साथ आप अपनी पार्टी की गलतियों को स्वीकार करिए कि हमारी गलती है और इसीलिए हम विपक्ष में है जो विपक्ष में है। और जहां है आप यहाँ पर प्रदेश में विपक्ष में है, कोई केंद्र में विपक्ष में है, लेकिन आपको ये स्वीकार करना ये पड़ेगा कि आखिर जनता ने आपको क्यों विपक्ष में बिठाया और सत्ता में आप आएंगे तो कैसे आएंगे। जी जब चुनाव आए हैं तो शिवत्सन जी मैं आपके पास आती हूँ। शिवत्सन जी, विधानसभा के आखिरी सत्र पर चर्चा हो रही है, कितना प्रोडक्टिव रहा सरकार के लिहाज से और विपक्ष ने उसमें जितनी भूमिका निभाई, जिस तरह की भूमिका नहीं। विधानसभा का आखिरी सत्र शिवत्सन जी जनता को क्या कुछ देकर गया? मीना जी देखिए, ये 15वां सत्र था और अब तक का यदि मैं पिछले 9वें सत्र से आपको मैं दिखाऊं तो सबसे ज्यादा अगर कामकाज के लिहाज से यही एकमात्र सत्र था जिसमें सबसे ज्यादा कामकाज हुआ है। जैसे 9वीं विधानसभा 695 घंटे चली थी, 10वीं विधानसभा 725 घंटे चली थी, उसी तरह 11, 12 और 14वीं विधानसभा जो वसुंधरा राजे जी की थी पिछली बार, वो केवल 950 घंटे ही काम कर सकी। लेकिन इस बार जो सीपी जोशी जिस तरह से स्पीकर बने और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई चलाई तो 1040 घंटे तक पूरा कामकाज हुआ। प्रश्नकाल की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में सीपी जोशी ने कभी कोई व्यवधान नहीं आने दिया, क्योंकि बतौर स्पीकर उनका फर्ज भी था कि विधायक जो अपने क्षेत्र की समस्या पूछ रहे हैं, मंत्री उसका जवाब दे, सरकार उसका जवाब दे। तो प्रश्नकाल में अगर कोई विधायक मौजूद नहीं होता था तो बतौर उस विधायक की ओर से वे मंत्रियों से सवाल पूछते थे, मंत्री गलत जवाब देते थे, कई बार टोका गया। तो बहुत सारे प्रोडक्टिविटी वाले काम हुए। ऐसा नहीं है कि ये विधानसभा 15वीं विधानसभा 5 साल से कुछ नहीं कर पाई। अब जहां तक सरकार की बात है, सरकार कई सारे बिल लेके आई, पास भी करवाई है, हर सरकार करती है, लेकिन जो जिस तरह से बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वह नहीं हुई। आखिरी दिन की परंपरा भी इस विधानसभा में पूरी तरह टूटती नजर आई, क्योंकि जब भी विधानसभा का आखिरी दिन होता है एक ग्रुप फोटो खिंचाया जाता है। आपने भी देखा होगा, विधानसभा के बाहर बैठ जाते हैं सभी विधायक, स्पीकर के साथ, मुख्यमंत्री के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाए जाते हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आखिरी दिन उम्मीद थी हल्के फुल्के मजाक में विधायक बात करेंगे, सरकार और सत्ता पक्ष के बीच में कहीं ना कहीं 5 साल की कड़वाहट जो थी वो दूर होगी। आज वो नजर नहीं आई। जैसे ही विधानसभा शुरू हुई, विपक्ष लाल डायरी और दूसरे मुद्दे को, अपने एक विधायक के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा करता रहा, वॉकआउट हुआ, स्पीकर बार बार करना पड़ा। 5 विधेयक पास हुए 5 मिनट में।
अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या किस तरह से विधानसभा के पिछले 2 अगर सेशन की बात करूं तो किस तरह से कार्रवाई रही, क्योंकि अब विपक्ष ने तय कर लिया कि सरकार को घेरना है, चुनावी मोड में आ चुकी है और सरकार ने भी तय कर लिया, उसके पास बहुमत है, क्या करना विपक्ष की सुनकर। तो उसके बाद बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी इस विधानसभा से। लेकिन आखिरी दिन की जो परंपरा थी, प्रोडक्टिविटी की बात करें, देखिए कामकाज के लिहाज से 1040 घंटे अपने आप में बहुत बड़ी बात है और 30 सालों के इतिहास में, राजस्थान में पिछले 30 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ इतने घंटे काम किए। सीपीए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की बैठक जो हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर और राष्ट्रपति तक राजस्थान विधानसभा में आई है। अपने आप में राजस्थान विधानसभा की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। बच्चों का सम्मेलन, बच्चे आके मंत्री एक दिन बने थे, आप तो अच्छी तरह जानते ही है। उन्होंने देखा कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे काम करते हैं, वे किस तरह व्यवहार करते हैं, तो इस तरह की तमाम अच्छी चीजें हुई। लेकिन जो एक परंपराएं थी वो परंपराएं टूटी, क्योंकि विधानसभा का नियम होता है कोई भी विधेयक लाया जाता है एक दिन चर्चा का, उसको विधायकों को पढ़ने का वक्त दिया जाना चाहिए ताकि विधायक उस पर अपना सजेशन दे सकें। यहां तो आज सुबह विधेयक रखा गया और अगले आधे घंटे में उसे बहुमत के बीच में पास करा दिया गया। तो जो सार्थक चर्चा होनी थी वह कहीं ना कहीं इस पूरे सत्र के दौरान या पिछले 3 सत्र के दौरान पूरी तरह मिसिंग रही है, मेरा मानना है। क्योंकि मैं विधानसभा लगातार कवर कर रहा हूं और मुझे ये चीज खराब लगी कि आपके पास बहुमत है तो आप इस तरह से किसी भी चीज को पास करा लेंगे नियम कायदे को दरकिनार करते हुए, और विपक्ष का केवल हल्ला करने के लिए बचा। उनका मुद्दा अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन जो जरूरी मुद्दे, जैसे आज भी एक बिल आया था कृषक ऋण राहत आयोग वाला, उस पर चर्चा की जा सकती थी। किसानों की बातें सभी पार्टियां करती है, सभी दल के नेता करते हैं, अगर बात करते तो शायद और अच्छा यह बिल हो सकता था, कमियां दूर हो सकती थी, वह मुझे मिसिंग लगी यार। जी ओम सैनी जी, सवाल ये है कि बहुत सारी विधानसभाएं आपने देखी हैं पिछले अगर मैं कहूं कि पिछले 4 दशक की विधानसभाओं को आपने करीब से देखा है, क्लोजली देखा है। अब विधानसभाओं का जो विधान 5 तो जी, तो मैंने आपकी उम्र थोड़ी छोटी करने की कोशिश की थी। वो नहीं हो सकता। जी सर। तो सर पिछले 5 दशक की विधानसभाओं को देखने के बाद अभी जिस स्तर पर विधानसभा आ गई है, विधानसभाओं की इस तरह की स्थिति निश्चित रूप से किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और ये स्वीकार्य नहीं हो उसके लिए क्या किया जाए कि आने वाले सदनों में हम विधानसभाओं का स्तर थोड़ा वापस अपनी जो उनकी एक स्वर्णिम काल रहा है या जिसकी हम चर्चा करते हैं कि हमने विधानसभाएं ऐसी देखी हैं, वैसी विधानसभाएं हम वापस देख सकें। देखिए मीना जी, मेरा ख्याल है कि हमारे संविधान की जिस तरीके से हमने रचना की है उसमें स्पीकर का जो रोल हमने ब्रिटिश स्पीकर को अडॉप्ट किया है। ब्रिटिश स्पीकर की हैसियत ये है कि वो एक बार इलेक्ट हो जाने के बाद में दोबारा उन पार्टी से नहीं होते, वो अपने आप ही इलेक्ट होकर के आते हैं और उनके सामने कोई खड़ा भी नहीं होता है। उनकी जो रेस्पेक्ट है, तो इस तरीके से जो भी स्पीकर बनता है ये तो स्पीकर के रेस्पेक्ट का सिलसिला रहना चाहिए कि अगर उन्होंने कह दिया कि आप चुप हो जाइए तो आप चुप हो जाइए, आप बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए। और अगर खड़ा होकर के बोलते हैं तब तो मतलब आपने हद ही कर दी कि आप सुन नहीं रहे हैं। तो जिस तरह का पनिशमेंट पहले मिलता रहा है, मुझे परशुराम जी को भी देखा है मैंने, परशुराम जी मदेरणा किस कदर नाराज होते थे, कैलाश मेघवाल जी को भी देखा वो किस तरीके से नाराज होते थे। लेकिन ये अभी जो सिलसिला, लेकिन विधायक जो है वो अपनी पार्टी से दीक्षित शिक्षित नहीं होते हैं कि हमें किस तरीके से सदन के अंदर अनुशासन रखना है, किस तरीके से हमें अपनी चीजों को पेश करना है। तो टूटने का सिलसिला पिछले 20 एक बरस से स्टार्ट हुआ है और वो लगातार डिटोरिएट होता जा रहा है। ये अच्छी बात है वत्सन साहब जो बोल रहे हैं कि इस बार 1040 घंटे काम हुआ है, तो ये इनके पास जो आंकड़ा है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मतलब दोनों को पता होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष को, कितनी सारे व्यवधानों के बावजूद आपने इतना काम कर लिया, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन ये और बेहतर हो सकता था अगर हर बिल पे चर्चा होती कि जिन बिलों की चर्चा कर रहे हैं उनमें क्या क्या खामियां रही हैं। राइट टू हेल्थ में जो प्राइवेट डॉक्टर्स का जो ये ऑब्जेक्शन है वो कितना गलत है, उसको उस पर चर्चा हो सकती थी। और उनकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है सार्वजनिक अस्पतालों का, ये सब ये सारी बातें होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। इस पर अफसोस होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि विधानसभा के बाहर आपके पास में करने के लिए बहुत कुछ है। आप सरकार की आलोचना करने के लिए और सरकार का समर्थन करने के लिए बाहर कुछ है, बहुत कुछ है। आप जाके अपने विधायकों के पास में विधानसभा में यहाँ वहाँ सब बात कीजिए ना,
विधानसभा में लेकिन चर्चा वही कीजिए जो आपने एक कानून बनाने जा रहे हैं या जो प्रभाव पड़ रहा है। जी, और विधानसभाओं में ये तभी संभव है जब विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, इन सब की उपस्थिति वैसे ही हो जैसी अपेक्षित है। तो वो सुनिश्चित कैसे की जाए ओम सैनी जी? वो एक बात आपने अब मेरा ख्याल है कि इस हाउस ने जो तय किया है आज, ये जो सब ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री घर पे बैठ करके सारी चीजों को कवर कर लेते हैं ऑनलाइन होकर के, उसी तरीके से उनको विधानसभा में भी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, किसी भी मंत्री को अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो नहीं आ सकते हैं तो उनको वहां बैठ करके करना चाहिए। और ये बात बड़े गंभीरता के साथ में सोची जानी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बात अगर सीपी जोशी जी ने पहले सुन ली होती तो निश्चित रूप से वो ये सब करवा सकते थे। उनको वो इस तरीके के सोच के हैं कि वो प्रजातंत्र के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं कि प्रजातंत्र कैसे स्थापित हो, स्पीकर का रोल कैसे अदा हो। तो दुर्भाग्य से वैसा हुआ नहीं, लेकिन ये बात नोट होनी चाहिए कि हमने सजेस्ट किया है कि प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो किसी प्रदेश के या देश के, उनको लोकसभा में या विधानसभा में वे जरूरत होती है, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनको ऑनलाइन मौजूद होना चाहिए, जवाब लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए। जी, शैलेंद्र धावाई जी, आप भी निश्चित रूप से पार्टी के मंच पर आपके विधायकों को, आपके तमाम उन लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे जिनकी जिम्मेदारी है विधानसभा का संचालन ठीक से करना? नहीं, निश्चित तौर पर मीना जी, और आपने देखा ऐसी बात नहीं, विपक्ष के सब विधायकों ने अपनी भूमिका निभाई है। नियम सबके लिए एक होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। आज जैसे बताया गया कि विधानसभा में हंगामा हुआ, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर जी को निकाल दिया। अरे जब पिछले सत्र में जब हंगामा हुआ था, जब विधायक पे, पूर्व मंत्री पे झीना झपटी होने लग गई थी, उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी, तब कोई आपने निष्कासन नहीं किया, तब उन पे एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ ये दुख होता है कि स्पीकर महोदय को भी बिना पक्षपात के कार्रवाई करनी चाहिए, और सदन चलाने का काम उनका है, निश्चित तौर पर है। तो जब तक स्वस्थ चर्चा नहीं होगी तब तक लोकतंत्र के मायने खत्म हो जाएंगे। तुरंत दूसरों को सीख देना। मैंने तो ये पूछा है आपसे, स्पीकर की क्या जिम्मेदारी है उसकी बात नहीं कर रही मैं अभी हम पार्टी की, राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारी है कि अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्रियों को कम से कम विधानसभा के दौरान उनकी पहली प्राथमिकता विधानसभा ही रहे और वो विधानसभा में उपस्थित रहे, तो उससे विधानसभा की गरिमा बढ़ती है। ये सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी पार्टी में इस बात को रखेंगे? निश्चित तौर पर रखेंगे। और आपने देखा होगा 90% उपस्थिति रही है हमारे विधायकों की। किसी के कोई निजी काम हो सकते हैं, किसी की कोई समस्या हो सकती है, तो वो उपस्थित नहीं हुआ, बाकी 90% उपस्थिति रहती है। और आप देखिए जो कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई के क्या बात कर रहे हैं शैलेंद्र धावाई जी? 90% अनुपस्थिति है आपकी वसुंधरा राजे की, क्या बात कर रहे हैं आप? 90% लोगों की बता रहा हूं, विधायकों की, मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं बता रहा हूं, मैं पूरे विधायकों की, जो हमारे विधायक हैं उनकी बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति सारे विधायकों को रास्ते पर लाने का काम करने वाला होता है। जब वो मुख्यमंत्री बनने का तीसरी बार सपना देखता है, जब वो ये कहता है कि उनसे बड़ा चेहरा इस प्रदेश में कोई नहीं है, तो वो ये जिम्मेदारी समझता है वसुंधरा जी के विधानसभा में होना चाहिए। ये उनके समर्थक नहीं है। देखिए निश्चित तौर पर समर्थक की बात ही नहीं, वो हमारी वरिष्ठ नेता है, हमारी वरिष्ठ नेता है हमारी वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय नेता है, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तब ये ऐसी बातें नहीं करें। आप अच्छी डिबेट करना चाहते हो तो अच्छी करें। जी, आपके पास आ रहे हैं, आप युवा हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए जी, अपनी बात। देखिए निश्चित तौर पर उनको आना चाहिए, लेकिन मीना जी वो हमारे कई कार्यक्रमों में भी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके परिवार में स्वास्थ्य की एक समस्या चल रही है, जिसको सारी राजस्थान की जनता जानती है। तो कई चीजें ऐसी होती है, नहीं आ पाई, आनी चाहिए। मैं बात रखता हूँ आपकी है। विधानसभा के दौरान दिल्ली में बैठकें करना, विधानसभा के दौरान शक्ति प्रदर्शन करना, वो सब कुछ हुआ है। आप कमाल कर रहे हैं। तबियत खराब होना एक अलग मुद्दा है, जिसका अभी चर्चा हम पहले खत्म कर चुके हैं कि अगर तबियत खराब है तो आप जुड़े, आप ऑनलाइन जुड़े, अब तो रास्ता दिखा दिया है हमने। बहरहाल अनूप जी, लास्ट आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद शिवसन जी एक सवाल आपसे लूंगी। अनूप ठाकुर जी, क्या कांग्रेस पार्टी में ये विधानसभा का जो आखिरी सत्र निकला, जिस तरह की विधानसभा के सत्र निकलने चाहिए वैसा नहीं निकला? विधानसभा की जो गरिमा और मर्यादा है वो हर बार कम हो रही है।
ये कम से कम अशोक गहलोत जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के काल में चर्चा का विषय बने, ये अपेक्षित नहीं है। ये जनता उनसे उम्मीद नहीं करती है, क्योंकि उनकी एक छवि गांधीवादी छवि है, उनकी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की छवि है। वो जनता की बातों को सुनते जल्दी हैं, उन पर अमल भी करते हैं। तो ऐसे में मेरे को एक बहुत, हालांकि समय कम है, लेकिन मेरे को बहुत बहुत उनके साथ का एक प्रसंग याद आ रहा है, और ओम सैनी जी, मैं आपके साथ, दर्शकों के साथ उसको साझा करना चाहूंगी। राजस्थान रत्न की शुरुआत हुई थी भारत रत्न की तर्ज पर, और बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 5 राजस्थान रत्न उन्होंने घोषणा की पिछले कार्यकाल में अपने। इस कार्यकाल में पिछली बार वो हुआ, इसके बाद इस कार्यकाल में वो राजस्थान रत्न खत्म हो गया। लेकिन जब उन्होंने घोषणा की बजट में, विधानसभा में मैं मौजूद थी, और मैंने बहुत धीरे से बोला कि क्या मुख्यमंत्री को एक भी महिला नहीं मिली राजस्थान रत्न के नाम पर, 5 पुरुषों को दिया गया। उन्होंने बहुत ही सहजता से हंसते हुए कहा, अब आप नाम बता दीजिए, अब जोड़ देते हैं। तो मैंने उल्टा कहा, सर अब तो आपने पारित कर, विधानसभा में बोल दिया है, बजट आपने अनाउंस कर दिया है। बोले क्या फर्क पड़ता है, अब कर देंगे। और उन्होंने किया, उन्होंने 2 महिलाओं के नाम राजस्थान रत्न में जोड़े। ये उनकी सहजता और सरलता है जो जनता से उन्हें जोड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब मुख्यमंत्री हैं, उनकी विधानसभा का आखिरी सत्र जो है वो इस तरह से निकले कि विधानसभा मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं जाए। चाहे उनकी जो उनके पैर की समस्या है, तो उसका समाधान दूसरा निकल सकता था, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बहरहाल अनूप ठाकुर जी, सवाल ये है कि निश्चित क्या, रूप से मीना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विधानसभा का सत्र बहुत अच्छा होना चाहिए। आज चिंता का विषय ये था कि महत्वपूर्ण बिल थे, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी की बात करें, आज राजस्थान राज्य कृषक ऋण आयोग अधिनियम पे चर्चा थी। तो अगर विपक्ष भी कोई अपनी सुझाव उसमें रखता, तो निश्चित रूप से हो सकता है उसमें कोई अच्छे सुझाव आते, और जैसा आप गहलोत साहब की नेचर बता रही हैं, उसमें वो ऐड होते, राजस्थान के कृषक को उससे लाभ मिलता। वो करने की जगह विपक्ष ने जो किया, पूरे प्रदेश ने देखा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम विपक्ष को भी सकारात्मक तरीके से काम अब करना हम चाहिए। सुझाव क्यों देंगे, सुझाव नहीं मांगा आपसे, अभी अभी सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा गया, और जिम्मेदारी कैसे तय हो। मुख्यमंत्री सरकार जो पक्ष में है, सत्ता पक्ष में, सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी होती है फ्लोर मैनेजमेंट की। श्रीवत्सन जी, निश्चित वैसे रूप तो से पक्ष और विपक्ष कार्यक्रम का दोनों समय के हो चुका है। विधायकों को मौजूद रहना चाहिए। जी जी विधानसभा जी, की गरिमा निश्चित होनी उम्मीद चाहिए। करते हैं आने वाले समय में हम ये उपस्थिति बढ़ती हुई देखेंगे। श्रीवत्सन जी, ये आत्मचिंतन विधायकों के आखिरी सत्र के दिन, आज कहीं कोई किसी इस तरह की चर्चा भी कहीं आपस में सुनने को मिली कि ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता? आखिरी बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल नहीं, आज कम से कम ऐसा तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि यदि वो 2 मिनट आके शांति से बैठते, फोटो खिंचवाते, चाय पीते आपस में बैठ के, दलीय राजनीति को कुछ देर के लिए भूलकर, तब शायद इस तरह की चर्चा आ सकती थी। लेकिन अब जनता के बीच में उन्हें जाना है, जनता तय करेगी कि उनके जनप्रतिनिधि जिन्हें चुनकर भेजा था उन्होंने क्या किया, क्योंकि 8 करोड़ राजस्थान की करीब जनसंख्या है, केवल 200 लोगों को चुनकर भेजा जाता है, और 200 लोगों पर जनता कितना भरोसा करती होगी, अब ये जनता तय कर लेगी। जी, जनता विधानसभा में चुनकर भेजती है, ताकि विधानसभा के मंच पर जनप्रतिनिधि उनके कामों को, उनकी बातों को पहुंचाए। लेकिन जनप्रतिनिधि 5 साल जीत कर आते हैं, तब से वापस चुनाव में जाएं, तब तक सिर्फ जीतने की रणनीति बनाने में व्यस्त रहते हैं। और उससे ज्यादा इस बार चर्चा राजस्थान में कम से कम विधायकों को लेकर जो हो रही है, वो ये भी कि विधायक बहुत लूट मचा रहे हैं। कितनी सच्चाई है, जनता इसको कितना स्वीकार करेगी, ये आने वाले समय में चुनावी मैदान में देखा जाएगा। बहरहाल विधानसभा की गरिमा और मर्यादा बनी रहे, इसी मकसद के साथ आज हमने हमारे तमाम मेहमानों के साथ इस विषय पर चर्चा की, ताकि जनता इस बात को जाने कि उनके विधायक जो चुने गए हैं, वो विधानसभा में पहुंचकर उन सब कामों को करें जिनके लिए वहां उन्हें भेजा गया है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना है। नमस्कार।